आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज से शुरू हो रहा है बोनस का सेकंड एपिसोड। और भाई साहब, इस एपिसोड में फाइट इतनी खतरनाक होने वाली है कि आंखें झपकाओगे तो सीन मिस हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जापान के एक खूबसूरत लोकेशन से, एक हाई सिक्योरिटी ऑफिस जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर एक टॉप हंटर के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा होता है। डिफेंस मिनिस्टर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर कहता है, अगर गेट्स के अंदर कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है तो हम कोरिया पर अब तक अटैक क्यों नहीं कर पाए। अब हमें दिखता है जापान का टॉप हंटर इको साइगगरो जो कहता है, सर अब चिंता मत करें, इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करूंगा। वो अकेला नहीं होता, एक लड़की उसके साथ होती है जिसे वो कहता है, जाओ मेरी तलवार तैयार करो, आज की लड़ाई खास होने वाली है। लड़की डरते हुए कहती है, सर पहले जो गए थे वो सब एलाइट हंटर थे और अब तक लौटे नहीं। लेकिन इकोसाई मुस्कुराता है और कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया, जहाँ गेट अभी भी खुला है। पहले हंटर सब मारे जा चुके हैं और अब इकोसाई उस गेट के अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही उस पर मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं, लेकिन इकोसाई उन्हें बड़ी आसानी से अपनी तलवार से काट देता है। इकोसाई आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कैंग जो अब तक सभी को मार चुका है, अपने मरे हुए एलाइट मेंबर्स की बॉडी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। इकोसाई गुस्से में आ जाता है और बिना वक्त गवाए अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैंग उसकी तलवार को हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर इकोसाई शॉक हो जाता है, मेरी तलवार इसने हाथ से रोक ली। अब इकोसाई अपनी पहली मून एबिलिटी यूज करता है, एक पावरफुल पंच जो कैंग को बहुत दूर फेंक देता है। कैंग को भारी डैमेज होता है। इसके बाद वो सेकंड मून एक्टिवेट करता है, पलटवार पर पलटवार। कैंग को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आता है उसका थर्ड मून और वो सीधा कैंग का गला काट देता है। मेरी तलवार डायमंड भी काट सकती है, कहते हुए वो उसका सर भी काट देता है। कैंग का सिर जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। सभी को लगता है कैंग मर चुका है, लेकिन तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। कैंग का बचपन, उसके पिता, उसकी पुरानी यादें। कैंग की माँ अपने पति का इंतजार कर रही होती है। कैंग कहता है, मेरे फादर हमेशा बहुत बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी वो कूल और फ्रेंडली थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। अब हमें दिखता है छोटा कैंग अपने पिता से मिलने दौड़ता हुआ सड़क पार कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक बस आती है। कैंग के पिता उसे धक्का देकर बचा लेते हैं, लेकिन खुद बस के नीचे आ जाते हैं। कैंग के सामने ही उनके पिता की मौत हो जाती है। कैंग कहता है, मेरे पापा की मौत मेरी वजह से हुई थी। इसके बाद उनका बिजनेस भी चला गया और कैंग की माँ ने मेहनत करके घर चलाया। उनके हाथ खराब हो गए। फिर भी जब कैंग पूछता था, माँ आप ठीक है, तो वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन कैंग को उनका दर्द साफ दिखता था। वो हर रात रोता था, खुद को दोष देता था। एक दिन वो इतना टूट जाता है कि वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज आती है, टन टन, प्लेट गिरती है और दरवाजा खुलता है। कैंग की माँ उसे पकड़ लेती है। कैंग कहता है, माँ लगता है मैं अवेक हो गया हूँ। उसका कटा हुआ हाथ रीजनरेट हो जाता है। टीवी पर एक हंटर का इंटरव्यू चल रहा होता है। कैंग कहता है, माँ मैं भी एक हंटर बनूंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। कैंग को अचानक फिर से होश आता है। उसे याद आता है जापान के पास खतरनाक हंटर्स हैं। उसे शक होता है कि शायद इकोसाई भी उन्हीं में से एक है। उधर इकोसाई अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी कैंग का शरीर धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। कैंग का एक छोटा हिस्सा इकोसाई के पास रेंगता है और तभी वो उसके पैर को जोर से काट लेता है। इकोसाई चीख पड़ता है और देखता है कि कैंग उसके सामने धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रहा है। इकोसाई गुस्से में आ जाता है और फिर यूज करता है अपनी नई सबसे खतरनाक मून एबिलिटी। इस बार उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके कई सारे शैडोज कैंग के चारों तरफ घूमने लगते हैं। कैंग कुछ समझ ही नहीं पाता और उन सारे शैडोज से एक साथ हमला शुरू हो जाता है। ये होती है 5th मून एबिलिटी, जिसमें इकोसाई कैंग को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं गेट से बहुत सारी पावर्स बाहर निकलती है, पहाड़ टूटने लगते हैं और पोर्टल फटने लगता है। इकोसाई को लगता है कि कैंग मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से लंगड़ा कर चलने लगता है, लेकिन तभी दूसरे पैर पर हमला होता है। वो मुड़कर देखता है, कैंग फिर से जिंदा है और इस बार और भी ज्यादा डरावना दिख रहा है। इकोसाई चिल्लाता है, ये क्या है? फिर वो तलवार उठाता है, फुल पावर लगाता है एक आखिरी फाइट के लिए। अब सीन कट होता है जापान। वहाँ प्राइम मिनिस्टर, वो लड़की और बाकी एलाइट मेंबर्स इकोसाई का इंतजार कर रहे होते हैं। एक हंटर कहता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तभी टकला बोलता है, उसे गए 3 दिन हो चुके हैं, हमें पोर्टल चेक करना होगा। लेकिन तभी इकोसाई का कटा हुआ सिर टकले के पैरों के पास गिरता है और पोर्टल से बाहर आता है। कैंग का भयानक पैर। अब कैंग पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका है। टकला गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन कैंग उसकी गर्दन काट देता है। उधर कोरिया में हंटर एसोसिएशन हेड से एक मैनेजर बात करता है, कैंग ने इकोसाई को मार दिया है, अगर वो पकड़ा गया तो बड़ी मुश्किल होगी। हेड चुप रहती है, फिर बोलती है, अगर उसने जापान के नंबर 1 हंटर को मार दिया तो सोचो आगे क्या होगा। जापान में टकला फिर से जिंदा हो जाता है। उसे जैसे ही होश आता है वो सीधा कैंग को घूंसा मारता है। इतना जबरदस्त घूंसा होता है कि कैंग फिर से उठ ही नहीं पाता। अब हमें पता चलता है टकला ही जापान का नंबर 1 SSS रैंक हंटर है। जैसा कि आप सबको पता है, जब गेट्स खुले थे तो वहाँ से राक्षसों के साथ साथ कुछ हीरोज भी आए थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। असल में जो लोग आए थे उनमें आधे हीरो नहीं बल्कि विलन भी थे, और ये विलन इतने खतरनाक
खतरनाक थे कि कंट्रीज ने मिलकर इन पर अटैक किया, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा वो देश तबाह हो गए जिन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। ये देखकर कुछ हंटर्स और कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। लेकिन वो विलन इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। उन्होंने मिलकर कई देशों पर अटैक कर दिया, जिनमें से एक था जापान। अब जापान का प्राइम मिनिस्टर रियुस्की, जिसने पिछले बार कैंग को एक धोबी पछाड़ में पटक दिया था। पहले वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जापान को कब्जे में लेने के बाद उसकी ताकत खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। उसे घमंड हो गया कि अब वो साउथ कोरिया और चाइना को भी अपने अंडर ले लेगा। लेकिन उसके इस रास्ते में खड़ा होता है अपना हीरो कैंग, जो एक चट्टान की तरह डटा हुआ है। कैंग की रीजनरेशन पावर देखकर उसके चेले भी हैरान रह जाते हैं। वाह, कितनी खतरनाक पावर है ये। चेले उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर कैंग तो ओपी है। उसने एक बंदे का जबड़ा पकड़ के ऐसा मारा कि देखने वाला भी कांप जाए। अब रियुस्की गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अगर मेरी परमिशन के बिना कोई आगे बढ़ा तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सबके सब चुपचाप कोने में खड़े हो जाते हैं। अब फाइट से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। ठंडी सड़कों पर एक बच्चा बैठा होता है और रियुस्की उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही मून जीग्यू होता है, जिसे हाल ही में कैंग ने चटनी बना दी थी। इसलिए रियुस्की आज इतना गुस्से में है। कैंग सोचता है, आज तो फालतू में पंगा ले लिया, अब तो मौत पक्की है। और होता भी यही है। रियुस्की ऐसा हमला करता है कि कैंग एक ही झटके में जमीन पर गिर जाता है। चारों ओर लावा ही लावा होता है। सब देखते हैं कैंग की आंखें बाहर आ चुकी है और रियुस्की का कहर इतना खतरनाक है कि लगता है सब खत्म हो गया। रियुस्की सोचता है कैंग खत्म हो चुका है और चला जाता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है कैंग की रीजनरेशन पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो वापस जिंदा हो जाता है और रियुस्की भी हक्का बक्का रह जाता है। फिर हमें एक और पुरानी याद दिखाई जाती है, जहाँ लाशों के ढेर लगे होते हैं। दो लोग खड़े हैं, उनमें से एक कहता है, माफ करना यार, मेरे कारण तुम्हें ये सब करना पड़ा। दूसरा कहता है, कम से कम हमने मिलकर जापान को तो कब्जे में लिया है, अब चाइना और कोरिया की बारी है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके हाथ में चोट लगी है, पट्टी बांध रहा है और सोचता है, क्या हमें अब ये सब रोक देना चाहिए? अगली बार शायद हम में से कोई ना बचे। जैसे ही कगोर को चोट लगती है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आप ही तो थे जो मुझे सड़क से उठाकर अपने घर ले गए थे। अगर आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस एक छोटी सी चीज चाहिए। क्या मैं आज से आपको पापा कह सकता हूँ? पहले रियुस्की कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, जिससे कगोर थोड़ा डर जाता है। लेकिन फिर रियुस्की मुस्कुराकर कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, तू तो मेरा बेटा ही है। अब हम देखते हैं चारों तरफ लावा ही लावा फैल गया है। रियुस्की का गुस्सा एक उबलते ज्वालामुखी जैसा हो जाता है। उसके चेले डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उसी समय एक लड़की बाहर आती है और अपनी बर्फ की शक्ति से एक बर्फ की परत खड़ी कर देती है ताकि लावा उन तक न पहुंच सके। रियुस्की का गुस्सा अब लावे के रूप में फूट रहा होता है और उसी लावे के सामने डटा होता है कैंग, बिल्कुल भी डरे बिना। रियुस्की गुस्से में दहाड़ता है, मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक कण तुझे मारने के लिए तड़प रहा है, हरामखोर। फिर वो अपना पूरा लावा सीधा कैंग के ऊपर बरसा देता है। कैंग की बॉडी पूरी तरह जलने लगती है, लेकिन उसकी रीजनरेशन पावर चालू हो जाती है। हड्डियों का ढांचा तक फिर से रीजनरेट होता है। कैंग चालाकी से रियुस्की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रियुस्की को पहले से भनक लग जाती है और कैंग फिर एक बार मात खा जाता है। सीन कुछ ऐसा होता है जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। कैंग की हालत देखकर उसके चेले वहां से भाग जाते हैं। शहर भी जैसे रो रहा हो, हर तरफ बस खून और राख। रियुस्की आखिरकार एक चाल चलता है, वो लावा में एक गड्ढा बनवाता है और कैंग को उसके अंदर गिरा देता है। अब वहाँ वो बार बार पिघलता और रीजनरेट करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। दर्द में चिल्लाते हुए वो कहता है, एन, ये वही लड़की है जिसने मुझे यहाँ भेजा था। रियुस्की अब समझ चुका है कैंग को मारना नामुमकिन है, तो वो अपनी बर्फ वाली चेली को बुलाता है और कहता है, यहाँ एक बर्फ की परत बना दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना आ पाए। वो लड़की वैसा ही करती है और रियुस्की जाते जाते आखिरी आदेश देता है, किसी भी हाल में ये बर्फ हटनी नहीं चाहिए। अब कैंग बर्फ के नीचे लावे में फंसा होता है, बार बार जलता है और उसकी रीजनरेशन पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। कट टू साउथ कोरिया। एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, क्यूमकांग गिल्ड हेडक्वार्टर। यहाँ एक लड़की एक घायल लड़के को अपनी शक्ति से ठीक कर रही होती है। वही लड़का जिसे कैंग ने उसके 3 साथियों के साथ मार डाला था, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ बुरा सलूक किया था। अब उसकी आंखें खुलती है और वो होश में आ जाता है। दूसरी ओर रियुस्की बहुत परेशान हो चुका है। वो अपने साथियों से कहता है, सिर्फ जरूरी लोग यहाँ रुके, बाकी सब घर चले जाएं। उसी बीच कैंग के हाथ में हल्की सी हलचल होने लगती है। लोग समझते हैं वो बर्फ तोड़ रहा है, लेकिन असल में वो छट्टाने के कारण हाथ हिला रहा होता है। बर्फ में दरार आने लगती है और लावा ऊपर आ जाता है। कैंग का एक हाथ फिर से बन चुका होता है और अब वो बर्फ के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फिर नीचे गिर जाता है। गुस्से में वो बर्फ को मुक्का मारता है, पर लावे का प्रेशर इतना तेज होता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। वो कराहता है, लावा बहुत दर्दनाक होता है। इसके बाद वो फिर कोशिश करता है, किसी तरह एक पैर ऊपर रख लेता है। हाथ टूटा होता है तो मुंह के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वही बर्फ वाली लड़की उसे देख लेती है और हैरान हो जाती है, ये कैसे मुमकिन है? हम देखते हैं कैंग अब आधा बाहर आ चुका होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ होता है, उस पर मांस भी नहीं होता और वो कहता है, लावा बहुत
बहुत दर्दनाक होता है। अब तुम बच के दिखाओ। और इसी के साथ खत्म होता है बोनस एपिसोड 2 का ये खतरनाक पार्ट। अगर आपको ये एपिसोड मजेदार लगा तो जल्दी से लाइक का बटन ठोक दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला धमाका मतलब एपिसोड 3 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला धमाका मिस ना हो जाए।